नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जो भी हम अपने पदार्थ देखते हैं, हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ कहते हैं किसे। तो क्या जो पदार्थ की डिफिनेशन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी पदार्थ हम अपने आँखों से देखते हैं, क्या वो सही में शुद्ध है। अगर शुद्ध नहीं है तो शुद्ध कहेंगे किसे और अशुद्ध कहेंगे किसे, यानी प्योर किसको कहेंगे और इम्प्योर किसको कहेंगे। आइए सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन है अंदर का एग्जाम्पल वाला, उदाहरण वाला, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए सबसे पहले पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ होना चाहिए था। यहाँ पे पदार्थ किसे कहते हैं ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में पढ़ना है मुझे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ कहता है कि पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब, हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट दिया रहता है वो सब के सब क्या है, प्योर है। जैसे सोना यानी गोल्ड, कॉपर, आयरन यानी Fe, कॉपर हो गया Cu। इसके बाद जो भी आप देखते हैं, ऑक्सीजन हो चाहे एल्युमिनियम हो, ये सब के सब क्या है, प्योर है। प्योर का डिफिनेशन यही है शुद्ध पदार्थ का, यानी प्योर सबस्टांस का डिफिनेशन यही है जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो एक सेम रेशियो में होता है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध और अशुद्ध की बात आती है तो उसमें एक आता है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी को हेट्रोजेनियस कहते हैं। इसका एक समान संघटन होता है, इसका एक समान संघटन नहीं होता है। कहने का मतलब समांगी मिश्रण में सभी एक समान मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं कि उसको हम अपने आँखों से देख नहीं सकते। लेकिन विषमांगी में क्या होता है कि उसकी मात्रा अलग अलग होती है, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। अर्थात जब हम जल में चीनी में मिला देते हैं, उसको घुला देने के बाद उसको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, या किसी भी आसानी मेथड से उसको हम छान नहीं सकते। जल में जो नमक घुला रहता है उसको हम आसानी से बाहर नहीं ला सकते हैं, यानी पूरी तरह वो घुल जाता है, उसको समांगी कहते हैं। उसी में अगर विषमांगी में देखिए तो कहता है इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती है। उदाहरण के लिए तेल में जल, देखिए तेल में जल जब हम मिलाते हैं या पानी में जब तेल मिलाते हैं तो पानी और तेल इसका एक लेयर बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि तेल कहाँ है और पानी कहाँ है। अब देखिए हुई बरसात के दिनों में तेल कहीं कहीं निकल जाता है, गिर जाता है, तो उसका तेल वाला भाग ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। या हम अपने किचन में भी देखते हैं, कभी तेल अगर हमारे यहाँ गिर जाए हमारे हाथ से नीचे, अगर पानी को रखते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें एक लेयर बन जाता है, वो पूरी तरह से घुल नहीं पाता है। चीनी और नमक को मिलाने पर क्या मिल जाएगा, सही से वो नहीं मिलेगा। चीनी का दाना हमें दिखेगा, बालू का दाना दिखेगा। तो इस तरह से जो नहीं घुलता है पूरी तरह से, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहता है कि इसके अवयवों आसानी से देखना संभव नहीं है। समांगी मिश्रण के अवयव आसानी से नहीं देख सकते हैं, जैसे चीनी पानी का जब घोल बना देते हैं उसमें चीनी का मात्रा हम आसानी से नहीं देख सकते हैं।
लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या देख सकते हैं, विषमांगी में हम इसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में विभेद स्पष्ट करें। आप जो अभी अभी क्वेश्चन पढ़े हैं ये समांगी और विषमांगी का डेफिनेशन और अंतर है, वही देख लीजिए, वही काम आ जाएगा। आगे पढ़ना है कि विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न है। देखिए विलयन मतलब सॉल्यूशन, निलंबन मतलब सस्पेंशन, कोलाइड मतलब कोलाइड ही होता है। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। देखिए सॉल्यूशन एक समांग मिश्रण होता है जबकि निलंबन एक विषमांग मिश्रण होता है। वहीं पर कोलाइड को अगर देखिए तो यह समांगी मिश्रण दिखाई देता है परंतु ये होता है विषमांगी। आगे हम उदाहरण में समझेंगे कि ये विषमांगी कैसे है। विलयन के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। विलयन में विलय के आकार, विलय किसको कहते हैं, जो में घुल जाए, सॉल्यूशन में जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको विलय कहते हैं। इतना छोटा होता है कि उसका व्यास लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए हम वो अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन निलंबन में क्या है, निलंबन में कणों का आकार मतलब बड़ा होता है। इसका इतना बड़ा होता है कि इसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे इसका आकार लगभग 100 नैनोमीटर के बराबर होता है। कोलाइड में देखिए कहता है इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है, यानी मझला है, ये नहीं ज़्यादा बड़ा है नहीं जो छोटा है। हम कह सकते हैं कि इसके कण का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हाई पावर का माइक्रोस्कोप होता है उससे देखा जा सकता है लेकिन लोअर माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। किसका, कोलाइड का। देखिए सॉल्यूशन में कहता है कि यह फिल्टर पेपर से गुजारा जा सकता है। जैसे चीनी में जैसे हम अगर चाय बनाते हैं तो चाय में हम बनाते समय पानी भी रखते हैं, चीनी भी रखते हैं, दूध भी रखते हैं, चाय पत्ती भी रखते हैं। तो उसमें से चीनी और दूध का जो मिश्रण हो गया वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जिसको हम आसानी से घुल जाने के बाद आसानी से हम चाय छन्ना में छान लेते हैं, यानी फ़िल्टर पेपर में छान लेते हैं। लेकिन उसी में हम देखते हैं कि चाय पत्ती को हम नहीं छान पाते हैं, मतलब चाय पत्ती को हम छान पाते हैं, उसको हम पार नहीं करा पाते हैं चाय छन्ना से। कहता है फ़िल्टर पेपर से पार नहीं कर सकते हैं। तो जब हम चाय पत्ती की बात बोलते हैं, चीनी चाय में और चाय पत्ती में का किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सस्पेंशन का, जिसको हम आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि चाय बनाते समय दूध और चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखें तो यह फ़िल्टर पेपर से गुजारा जा सकता है। कोलाइड को भी हम फ़िल्टर पेपर से गुजार सकते हैं। तो यह अस्थायी तथा इसके विलय पृथक नहीं होते हैं। जैसे चीनी में पानी को अगर हम घुला देते हैं तो इसका विलय क्या होगा, विलय जो चीनी है विलय हो गया। तो इसको छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। चीनी से पानी को अलग करने का एक ही तरीका है, मतलब उसको हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, दूसरी रासायनिक विधि प्रयोग करना पड़ेगा, कई विधि से अलग क्या कर सकते हैं। यह अस्थायी होता है तथा इसके कण कुछ समय बाद तल्ली पर जमा हो जाते। तल्ली मतलब नीचे, जैसे पानी में अगर बालू को हम मिलाते हैं तो कुछ समय अगर छोड़ देते हैं तो इस बालू क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, फिर उसको हम आसानी से अलग कर लेते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। यह अस्थायी विलयन है, जिस प्रकार से ये अस्थायी था उसी प्रकार से ये भी अस्थायी है, जिसमें विलय पृथक नहीं होते हैं। इसके लिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। इसमें प्रकाश का परिकर्णन नहीं होता है, यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। देखिए इसमें कण इतने मिले रहते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी लाइट कभी भी परिकिरण करता है तो वो किसी न किसी कण से, मॉलिक्यूल से टकरा कर परिकिरण करता है। लेकिन सॉल्यूशन में इतने कण इतने महीन होते हैं कि वो मिल जाता है, घुल जाता है और वो प्रकाश को परिकिरण नहीं कर पाता है। इसलिए प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है तो ये टिंडल इफेक्ट प्रभाव नहीं डालता है।
टिंडल इफेक्ट क्या है हम आगे पढ़ेंगे, या आप जो क्लास किए होइएगा तो उसमें पढ़ा दिया होगा। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन परंतु टिंडल प्रभाव नहीं होता है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। इसमें प्रकाश का परिकीर्णन होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। हम आगे पर समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकीर्णन क्या। प्रकीर्णन तो लाइट को चारों दिशा में छितरा जाना प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव उसको कहते हैं, आप देखिए होइएगा गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में खिड़की से सूरज की रोशनी निकलती है। खिड़की की छेद से जब सूरज की रोशनी निकलती है तो जब आप बेड पर सोए रहते हैं तो यहाँ से आपको नज़र पड़ता है कि यहाँ पे इस रोशनी में कुछ पार्टिकल्स डांस कर रहा है, ऐसे 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 डांस कर रहा है। अगर आप नहीं देखें तो आप कभी देखिएगा, तो जो डांस करने की जो प्रवृत्ति है उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी वो लाइट को भी प्रकीर्णन करता है और वो टिंडल इफेक्ट भी प्रभाव डालता है। लेकिन इसमें प्रकाश का परिकीर्णन होता है लेकिन टिंडल प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो मोटे होते हैं ये ज़्यादा डांस नहीं करते हैं, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, ये आराम से नीचे बैठ जाते हैं या आराम से एक जगह होते हैं और ये प्रकाश को परिकीर्णन करने में लगे रहते हैं। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन ताप पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। विलय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम है। विलय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम है। विलय मतलब जो घुल रहा है, जैसे चीनी और पानी में अगर बात करें तो चीनी क्या है? विलय है। एक होता है विलायक, जैसे पानी जल 100 ग्राम है, यानी जो अपने अंदर घुला ले उसको विलायक कहते हैं, और दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन का द्रव्यमान कौन हो सकता है? विलयन का द्रव्यमान यानी चीनी और पानी का द्रव्यमान। तो 36 ग्राम और 100 ग्राम कितना हो गया? 136 ग्राम। 136 ग्राम क्या हो गया? पूरा सॉल्यूशन का जो मास हो गया वो हो गया 136 ग्राम। इसमें कह रहा है विलयन की सांद्रता क्या है। तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला यही होता है कि विलय में का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो बताइए इसमें 36 ग्राम क्या है? विलय है तो 36 लिख दिया। अब पूरा विलयन मतलब दोनों मिला के 136 लिख दिया। 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज आएगा। इस तरीक़ा से आपको 26.4% निकल के आ गया क्या? सांद्रण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर से मतलब ये सब चल रहा है किसका? अभी उदाहरण चल रहा है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील होता है। देखिए कभी भी कोई कहता है कि पेट्रोल में मिट्टी तेल मिला के बेच रहा है या मिट्टी तेल में पेट्रोल मिला के बेच रहा है, कौन सही है? ऑप्शन सही है, मिट्टी तेल में पेट्रोल मिला के बेचेगा या पेट्रोल में मिट्टी तेल मिला के बेचेगा, कौन सही हो सकता है? दुकानदार के लिए कौन असरदार होगा, कौन फ़ायदेमंद होगा? तो हम देखते हैं कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील होता है कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। आप दोनों घुलनशील हो जाता है मतलब ये सॉल्यूशन तगड़ा है, ये कोलाइडल नहीं है, ये सस्पेंशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का डिफिनीशन हम पढ़े हैं कि जो आपस में तो पूरी तरह से मिल जाए, जिसके कण को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। आज जो पेट्रोल और मिट्टी का तेल है आपस में इस तरह से घुल जाता है, उसको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। तो इसको अलग करेंगे कैसे? पृथक मतलब अलग करेंगे कैसे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। देखिए क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। देखिए कि कौन ऐसा वस्तु कितने डिग्री पर उबलने लगता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस है तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100। इसी प्रकार से हम यहाँ जो स्टेटमेंट दिया कि पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है। कहने का मतलब कि अगर पेट्रोल
पेट्रोल अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बन जाता है तो मिट्टी तेल 35 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनेगा। आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। जब दो घुलनशील द्रवों का क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। अब आसवन विधि क्या होता है? आसवन विधि आप क्लास में फुल डिटेल्स में पढ़े होइएगा। देखते हैं आसवन विधि कैसे बंद होता है। देखिए, सबसे पहले मिट्टी का तेल और पेट्रोल के तेल के मिश्रण को आप ले लें, एक बर्तन में रख दें, इसमें थर्मामीटर भी लगाया जाता है। अब धीरे धीरे आप क्या करें, इस बर्तन को गर्म करें। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक देखिए, थर्मामीटर को हम गौर से देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि क्या हो रहा है उसमें हलचल। देखिए, इसके अंदर रखा हुआ है पेट्रोल और मिट्टी तेल का मिश्रण। नीचे से हम लगा रहे हैं आग, और आग जब लगाएंगे तो पेट्रोल का क्वथनांक बहुत ही कम होता है। अर्थात अगर हम पेट्रोल का क्वथनांक 10 मानते हैं तो मिट्टी तेल को हम 35 मानेंगे। अर्थात किसी भी पेट्रोल को जब हम गर्म करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बन के ऊपर जाकर ठंडा होगा, फिर वह द्रव अवस्था में बनकर और इस रास्ते यहाँ से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? पेट्रोल मिल जाएगा। जबकि 35 डिग्री सेल्सियस ताप करेंगे तो मिट्टी भी वाष्प बनने लगेगा, मिट्टी तेल भी वाष्प बनने लगेगा। तो इसलिए हम थर्मामीटर में ध्यान देंगे कि कभी भी टेम्परेचर 10 या 15 से नीचे ही रहे, अर्थात 20, 25, 30, 35 नहीं हो, वरना मिट्टी तेल भी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और फिर ये पानी बन के नीचे आके फिर पेट्रोल में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए थर्मामीटर लगाया जाता है। तो हम समझ गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या कहता है कि पेट्रोल वाष्पीकृत होकर संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्र कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। जो हम बताए हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दीजिएगा तो मिट्टी का तेल इसी में रह जाएगा और पेट्रोल 10 डिग्री सेल्सियस पर आके यहाँ नीचे आ जाएगा। कहता है कि पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम क्या है? जैसे दही से मक्खन निकालना, समुद्र से जल नमक निकालना, समुद्र जल से नमक निकालना, नमक से कपूर बनाना, ये सारे किस विधि का नाम है? देखिए, घर में देखते हुइएगा कि मक्खन निकाला कैसे जाता है। एक घड़ा रहता है गोल गोल, इसमें भी डंटा निकाला जाता है। इस डंटा को हम नचाते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, तो इसके चारों साइड क्या जमा हो जाता है? मक्खन जमा हो जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं? हाथों से अपने इसको निकाल कर दूसरे बर्तन में रख देते हैं। तो जो बीच में ये बीच के कारण ये बाहर तरह से फोर्स लग रहा है और ये जमा हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो भी चीज़ पृथक हुआ है उसको कहेंगे हम अपकेंद्रण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल। अब कह रहा है कि समुद्र जल से नमक कैसे कहते हैं? तो जब जल को हम जलाते हैं, जलाते जला देते हैं, लास्ट में हमें क्या मिलता है? लास्ट में हमें नमक मिलता है। कहता है नमक से कपूर या कपूर से गैस बन जाना। ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई ठोस पदार्थ सीधा गैसीय अवस्था में आ जाए, जब कोई ठोस पदार्थ सीधा गैसीय अवस्था में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो जो नमक क्या होता है? नमक को कभी आप जला के देखिएगा, कभी भी वो पानी नहीं बनेगा, सीधा उड़ जाएगा। कपूर को भी आप कभी जलाइएगा तो सीधा कपूर से गैस बन जाता है, तो इसलिए उसको ऊर्ध्वपातन प्रोसेस कहेंगे। आगे कहता है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण मतलब इसमें कुछ ना कुछ कण होंगे, छोटे छोटे पदार्थ होंगे। कहता है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती है। सबसे पहले तो वाष्पन विधि से हम समुद्र के जल से क्या पता कर लिए? नमक निकाल लिए। और वो नमक शुद्ध थोड़ी होता है, उसको शुद्ध किया जाता है, जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं।
आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जानते होइएगा, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। जैसे फिजिकल चेंजिंग किसको कहते हैं? जिसको हम दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं उसको फिजिकल चेंजिंग कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण ना होकर पहले ही गुण वाले पदार्थ निर्माण होता है, यानी सेम गुण पहले भी वही रहता है, बाद में भी वही गुण रहता है। समान गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं या उसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं।